हेलो बच्चा लोग, बात करते हैं हम लोग वाइब्रेशन के डीपीपी नंबर 2 के सॉल्यूशंस के बारे में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा करके जाएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हालांकि हम लोगों ने वाटर में किस तरीके से वाइब्रेशंस होते हैं इसके बारे में डिस्कशंस किए थे क्लास में। काफी सारे बच्चे अगर वो चीज समझे हैं तो ये सॉल्व कर पाए होंगे, बट फिर भी देखिए और देखते हैं क्या है यहाँ पर, नया क्या है। Consider the following statements. The period of oscillations of fluid column in YouTube depends upon, कुछ चीजें दे रखी हैं। डायमीटर ऑफ यूट्यूब पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द फ्लूइड कॉलम पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कौन कौन सी चीजें सही हैं? पहले तो आप ये समझो कि ये आखिर बातें क्या कर रहे हैं। यूट्यूब यूट्यूब कैसा नजर आता है? ये जिस यूट्यूब की बातें कर रहे हैं वो वाला यूट्यूब नहीं है जो तुम देखते हो जिसमें वीडियो बैठ के। दे आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, जो हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में यूट्यूब मैनोमीटर्स वगैरह पढ़े हैं, उसकी बातें हो रही हैं। कुछ इस तरीके से नजर आता होगा बेटा आपको यूट्यूब। कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। समथिंग 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 लाइक दिस, ऐसा कुछ आपको दिखाई पड़ता है। ये आपको यूट्यूब नजर आ रहा है। ऊपर से भी मैं इसको खोल देता हूं तो दैट दोनों साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिखाई पड़ता रहेगा। अब अगर मैं यहां पर कुछ फ्लूइड रख दूं तो वो फ्लूइड कैसा नजर आ रहा होगा? पहले तो आप मुझे ये बताओ सर। अगर आप यहाँ फ्लूइड रख रहे हैं तो फ्लूइड विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ फ्लूइड दिखाई पड़ रहा होगा बेटा। ये फ्लूइड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दिस इज द फ्लूइड। दिस इज द फ्लूइड। ये आप लोगों को फ्लूइड दिखाई पड़ रहा है, एक ही लेवल पे है बेटा। कॉमन सेंस वाली बात, फ्लूइड जो है सेम लेवल पे आपको नजर आ रहा होगा। ये मैंने फ्लूइड बना दिया है। अच्छा, सेम लेवल पे बनाया है, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो फ्लूइड दोनों लिम्ब्स में सेम सेम लेवल पे फ्लूइड आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस तरीके से, ठीक है ना। पूरे में लिक्विड भरा हुआ है यहां पर। अच्छा, डिस्टर्ब करने का मतलब है अगर मैं एक साइड पर जबरदस्ती इस फ्लूइड को नीचे की तरफ प्रेस कर दूं और फिर छोड़ दूं। एक तरफ प्रेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी तरफ लिक्विड का लेवल आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जब आप छोड़ देंगे, अभी वाइब्रेशन जब नहीं हो रहे हैं, तो ये वाटर दोनों साइड में आपको सेम लेवल पे दिखाई पड़ रहा है। और जब मैं एक साइड पर डिस्टर्ब करूंगा, नीचे लाऊंगा, दूसरी तरफ सेम अमाउंट से ऊपर जाएगा और छोड़ूंगा, तो ये आपको फ्लक्चुएशन से दिखाई पड़ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? इसकी बातें कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो बातें की थी क्लास में, वहां पर हमने डिस्कशन किया था कि फ्लूइड के अंदर कोई सॉलिड बॉक्स वो आप फ्लोट कर रहा है, डिस्टर्ब करेंगे तो बॉक्स फ्लूइड में किस तरीके से फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। बॉयंसी फोर्सेस का खेल हो रहा था यहां पर। फ्लूइड इटसेल्फ इज डूइंग वाइब्रेशन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं और मैं दोनों तरीके आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहां से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो नहीं बता रहा हूं, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दो तरीके हैं तुम्हारे पास, कोई नए नहीं है बेटा। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हो, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम मेथड जिसे हम लोग बोलते थे, या तो आप इसको एनर्जी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। माना माना कि ये जो पूरा लिक्विड का लेंथ दिखाई पड़ रहा है, दिस इंटायर, ये चीज दिस इंटायर वैल्यू, ये आपको दे रखी है एल। इसको मैं बोल रहा हूं फ्लूइड का लेंथ, है ना। वही चीज इन्होंने लिखी है, लेंथ ऑफ द फ्लूइड कॉलम। इस पूरे सिस्टम में ये जो फ्लूइड दिखाई पड़ रहा है, इसकी लेंथ टोटल आपको एल दे रखी है, ठीक है। जब आपने इसको डिस्टर्ब किया किसी जनरल पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब आपने देखा तो ये क्या नजर आ रहा था आपको? आपको नजर आ रहा था जनरल टाइम टी पर, जब मैंने देखा फ्लूइड मोशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मैंने देखा कि सर फ्लूइड जो है वो इस लेवल पे आ गया है, यहां पर आ गया है। सम एक्स अमाउंट से नीचे आकर के, अपनी मीन पोजीशन से एक्स अमाउंट नीचे आकर के ये फर्दर
नीचे इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से a एक्सेलरेशन से पूरा का पूरा फ्लूइड मूव करते हुए दिखाई पड़ रहा था। अब अगर फ्लूइड बेटे यहां से अपनी मीन पोजीशन से x अमाउंट नीचे आया है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से सेम x अमाउंट ऊपर गया होगा। तो आपको फ्लूइड कहां नजर आ रहा होगा बेटे? अब फ्लूइड का लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फ्लूइड ऊपर तक आ चुका है, बोल सकते हैं क्या? फ्लूइड आपको ऊपर तक आया हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहां तक फ्लूइड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, समझ रहे हैं? अब जब आप देखेंगे एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, मैं किसी जनरल टाइम टी की बातें कर रहा हूं, यही तो करते थे हम लोग, जनरल टाइम टी पर x डिस्टेंस पे v वेलोसिटी a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाते हुए आप हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो या तो आप इसको न्यूटन सेकंड लॉ, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, फ्री बॉडी डायग्राम मेथड से सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करते थे? जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अलोंग, दिस साइड और दिस साइड, वॉट एवर फोर्सेज आर एक्टिंग, सारे के सारे फोर्सेज लगाओ और उसके बाद इनर्शिया फोर्स भी अप्लाई कर लेंगे। कौन सा मास मूव कर रहा है बेटे? पूरा का पूरा मास मूव कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा फ्लूइड दिखाई पड़ रहा है ना, दिस एंटायर फ्लूइड, किस मास की आप बातें कर रहे हो? अब ये मेरा सिस्टम हो गया है, ये पूरा का पूरा फ्लूइड जो दिख रहा है ना, ये मोशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमको, ठीक है ना? तो जब आपसे बात होगी कि इनर्शिया फोर्सेस इंट्रोड्यूस करो, एम ए जिसको आप बोलते हैं, तो किस चीज का मास कंसीडर करोगे? आप ये पूरे मास को कंसीडर करने वाले हो। अच्छा, अब इस मास पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? एक्स डिस्टेंस पे आप यहां पर हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जो इसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। एंड व्हाट इज दैट फोर्स? बस उसको समझने की कोशिश करनी है बेटा। क्या मैं ये बोल सकता हूं अभी फिलहाल अगर फ्लूइड मुझे इस लेवल पे दिखाई पड़ रहा है तो इसके ऊपर जितना भी फ्लूइड है, देखो बहुत ध्यान से समझना सर, फ्लूइड का कॉलम जब तक यहां पर और यहां पर सेम सेम था तब तक फ्लूइड में कोई फोर्सेस वोर्सेस नहीं लग रहे थे। लेकिन जब फ्लूइड एक जगह पर आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, दूसरी जगह पर यहां दिखाई पड़ रहा है, तो अब फोर्सेस लग रहे होंगे फ्लूइड के ऊपर। कौन है जो फोर्स लगाएगा? सर दिस साइड, यहां पर देखे, ये देखो दिस साइड लेवल यहां है, यहां पर लेवल यहां है, तो सर इधर पे तो आपको सेम सेम फोर्सेस दिखाई पड़ रहे होंगे, यहां पर और यहां पर तो सेम फोर्सेस सेम लेवल पे है ना, तो सेम प्रेशर रहा होगा बेटा यहां पर और यहां पर आपको सेम सेम प्रेशर दिखाई पड़ रहे हैं, सेम लेवल पे सेम प्रेशर। एडिशनल फोर्स इसकी वजह से आया होगा, ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड आपको दिखाई पड़ रहा है यही तो है जो वापस नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, इसको धक्का दे रहा होगा। समझ में आ रही बात? ये जो लिक्विड मैंने आपको दिखाया है यहां पर, इसका पूरे का वेट आपको कंसीडर करना है। यही तो है जिसकी वजह से कुछ फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, पूरे के पूरे मास के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। इसको मैं इधर शो कर सकता हूं क्या? आप बातें यहां पे कर रहे हैं ना, आप एक्स नीचे आए हैं तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यही तो फोर्सेस इधर पे अपवर्ड लग रहे होंगे, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, हाउ मच? एक तो फोर्स आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, कितना कितना फोर्स लग रहा होगा सर? इस पूरे लिक्विड का वेट, यही तो है फोर्स। इस लिक्विड का वेट कितना है सर? अगर आप एक्स अमाउंट से नीचे आए हैं तो ये एक्स अमाउंट से ऊपर गए होंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी नजर आ रही होगी बेटा आपको? 2x नजर आ रही होगी। आप एक्स से नीचे आए हैं और ये एक्स से ऊपर गया होगा, तो दिस लिक्विड कॉलम इस लेवल से ऊपर कितना नजर आ रहा है? 2x। 2x बात समझ में आ रही है? तो इसका पूरा का पूरा वेट यही तो है जो फोर्स का काम करेगा। कितना हो जाएगा? दिस इज 2x, मैं इसको 2x बोल रहा हूं बेटा, दिस इज 2x। वेट कैसे लिखते हो आप लोग? यू नो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लेते हैं इस ये जो ट्यूब बना रखा है आपने, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है बेटा, दिस इज एरिया, अरे दिस एरिया इज गिवन एज, ये वैल्यू आपको दे रखी क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दिस इज द वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो, मास मल्टीप्लाइड बाय जी, ये हो गया वेट ऑफ द लिक्विड जो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, और कोई चीजें हैं जो रिस्टोर कर रही? कुछ नहीं है सर, वेट का ही तो खेल है। अगर मैं इसको, बच्चे समझ गए कि अगर आप इसको स्पेस में ले जाएं जहां ग्रेविटी एब्सेंट है तो यहां पर रिस्टोरेशन 0 हो जाएगा, अब वहां वाइब्रेशन दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे आपको। ये बात समझ में आती है? जो भी फोर्सेस लग रहे थे लगा दिए हैं। अब बुलाइए डीएलएम्बर्ट भाई को, डीएलएम्बर्ट भाई आएंगे, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई करेंगे, जिसको आप लोग एम एक्स डबल डॉट बोलते हैं, सब कुछ 0 हो जाएगा। मिल गई इक्वेशन हमको जो चाहिए थी, मिल गई। क्या लिख सकते हैं? हट जाओ भाई, परेशान मत करो। वेट मोमेंट एम एक्स डबल डॉट प्लस ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से x कॉमन ले लेता हूं मैं बाहर, 2a रो
2a रो जी टाइम्स x इज इक्वल टू 0। कौन सा मास जो मूव कर रहा है, ये पूरा का पूरा मास कंसिडर करना है। कितना मास है बेटा? टोटल L लेंथ है। मास को क्या लिखोगे? L लेंथ है, A एरिया है, दिस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी कर दो, ये हो गया। सॉरी, ग्रेविटी नहीं करनी है, मास निकालना है ना। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, दिस इज द टोटल मास जिसके बारे में हमको बातें करनी है। मास इनटू x डबल डॉट प्लस 2a रो जी टाइम्स x इज इक्वल टू 0। ओमेगा n निकालना है, निकाल लो बेटा। क्या हो जाएगा? ये नीचे ले जाओ, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। x डबल डॉट प्लस a से a कैंसिल, रो से रो कैंसिल, क्या बचेगा यहां पर? रो a कैंसिल हो गया, 2g डिवाइड बाई l टाइम्स x इज इक्वल टू 0। यही तो है गुरु तुम्हारा ओमेगा n अंडर रूट 2g डिवाइड बाई l। तो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आया बेटा? ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है? ये तो ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है, और लेंथ ऑफ द फ्लूइड इस पर डिपेंड कर रही है। पूरे ट्यूब में क्या लेंथ रही होगी फ्लूइड की, उस बात पर डिपेंड कर रहा है। तो आंसर तो हमको मिल गया है, आंसर तो हमको मिल गया है। सर डायमीटर पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। लेंथ पर डिपेंड करता है? यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड करता है? यस सर। 2 and 3 ओनली, 2 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन डी डेली इज करेक्ट। आंसर बताना मेरा पर्पस नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप कई तरीकों से इस चीज को सॉल्व कर सकते थे, आपकी मर्जी है। एक बच्चे ने बोला सर हम इस चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं एनर्जी मेथड से, कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बहुत ध्यान से समझो बेटा, बहुत ही ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिए। सेम वही बातें, सेम वही बातें एनर्जी मेथड लगा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल वाइब्रेशंस की बातें हो रही हैं, फ्रिक्शन यहां पर है नहीं। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी, एनर्जी टोटल जो भी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी में क्या क्या लिखना है? सर ये जो फ्लूइड है x डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पूरा का पूरा मास सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी आई होगी। कितना हो जाएगा? एक तो काइनेटिक एनर्जी आई होगी, और सर फ्लूइड का लेवल थोड़ा सा उठ के ऊपर गया है ना। जब आप किसी मास को ऊपर उठाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी पिक्चर में यहां पर आएगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ है नहीं यहां पर। एनर्जीज बस सही सही लिखिएगा। काइनेटिक एनर्जी मैं कैसे लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ध्यान से समझना। मैं स्टार्टिंग से ही शुरू कर देता हूं, है ना, सो दैट तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बेटा। सर जब यहां वाइब्रेशंस नहीं हो रहे थे तब सिचुएशन क्या थी? जब यहां वाइब्रेशंस नहीं हो रहे थे तब सिचुएशन क्या नजर आ रही थी आपको? वेट, तब फ्लूइड आपको दिखाई पड़ रहा था, ये यहां पर आपको फ्लूइड दिखाई पड़ रहा था, ये आपका फ्लूइड दिखाई पड़ रहा था बेटा। दिस वॉज द फ्लूइड, चुपचाप अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ था। किसी जनरल टाइम टी पर डिस्टरबेंस करने के बाद, जब जनरल टाइम टी पर मैं इसको देख रहा हूं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है? सर ये जो फ्लूइड है इनिशियली मेन पोजीशन क्या नजर आ रही है? सर मेन पोजीशन तो हमको ये दिखाई पड़ रही है। सर दोनों लिक्विड्स का कॉलम लेंथ सेम है, सेम हाइट पे है, सेम हाइट पे दिखाई पड़ रहे हैं आपको ये, तो कोई एनर्जी नहीं है, जीरो एनर्जी पे है। डिस्टर्ब किया आपने, एक साइड से कॉलम को नीचे लेकर के आए हैं, दूसरा ऊपर जाएगा, छोड़ दिया आपने, ये मूव करते हुए दिखाई पड़ रहा है। किसी जनरल टाइम टी पर जब मैंने देखा तो लिक्विड मुझे अपनी मीन पोजीशन से कुछ नीचे यहां पर आकर के v वेलोसिटी x डिस्टेंस ट्रेवल करके v वेलोसिटी a एक्सेलरेशन से आगे मूव करता हुआ नजर आ रहा था। अब जब इतना लिक्विड यहां नीचे आया है, समझना, लिक्विड नीचे आया है तो यहां से कुछ पोर्शन, जितना पोर्शन ये नीचे आया है सेम पोर्शन उठ करके यहां से, दिस मच अमाउंट ऑफ पोर्शन उठ करके ऊपर चला गया होगा। बना देते हैं, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। सर यहां से इतना ही लिक्विड, इतना आप नीचे आए हैं ना, इतना नीचे आए हैं, यही लिक्विड, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि सर ये लिक्विड यहां से उठ के
इधर और ऊपर चला गया होगा। बात समझ में आ रही है? और जो लिक्विड ऊपर गया है इसको आप क्या बोल सकते हो? सर ये नीचे आया है, दिस पोर्शन ऊपर चला गया होगा। पहले यहां थे और यही चीज उठ करके खिसक करके कहां गई है सर? अब ये यहां चली गई होगी। ऐसा ही तो कुछ नजर आ रहा है आपको। लेवल पहले यहां था, बाद में आपको लेवल यहां दिखाई पड़ रहा होगा। अच्छा अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? सबसे पहले तो आप ये समझो सर, काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर। कितना मास वी वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई पड़ रहा है? पूरा का पूरा मास। पूरा का पूरा मास कैसे लिखा जाता है बेटा? हाफ मास कितना है बेटा? टोटल लेंथ आपको एल दे रखी है, एरिया ए दे रखा है, तो लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ये हो गया मास इंटू वी स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी बेटा, लिख दिया हमने। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे सर? पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी गेन हुई है? पहले लिक्विड अपनी जीरो एनर्जी पे दिखाई पड़ रहा था, फिर क्या हुआ सर? इतना पोर्शन, बच्चे ने बोला कि सर इसको ही तो उठा करके किसी ने ऊपर रख दिया है। यही तो है पोटेंशियल एनर्जी गेन। पहले मास कहीं यहां रखा था और अब आपने इसको उठा करके इस मास को h हाइट ऊपर कर दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हो गई है? कैन आई राइट mgh? तो पहले जो मास यहां हुआ करता था वो चला गया है यहां पर। कितना हाइट से आपने इसको उठाया है बेटा? सर पहले ये जो मास दिखाई पड़ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां रहा होगा, बाद में इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां दिखाई पड़ रहा है आपको। मास यहां से यहां चला गया है, यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हेयर टू हेयर मूव कर गया है। ये डिस्टेंस कितनी नजर आ रही है बेटे आपको? कॉमन सेंस वाली बात, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सर, ये डिस्टेंस आपको x दिखाई पड़ रही है, ये x है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां है बेटे? x/2 पर। ये x/2 दिखाई पड़ रहा है सेंटर ऑफ मास। ये उठ करके थोड़ा सा ऊपर ही तो गया है, कितना? x/2 से ऊपर चला गया है। तो सेंटर ऑफ मास पहले पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन तक कितना ऊपर गया है? टोटल x अमाउंट से ऊपर गया है। तो इसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई पड़ रही होगी। हाउ मच इज दिस पोटेंशियल एनर्जी? mgh। कितना मास है ये? यही तो ऊपर गया है। ये मास कितना हाइट से ऊपर गया है? x अमाउंट से। सेंटर ऑफ मास देख रहे हो ना कहां से कहां तक पहुंचा है? तो mgh, m कितना लेना है बेटा? m कितना लेना है? ये वाला मास ऊपर उठ के गया है। हाउ मच इज दिस मास? टोटल लेंथ इसकी x दिखाई पड़ रही है ना, ये x है बेटा, ये x है। x इंटू एरिया वॉल्यूम, ये हो गया लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ये हो गया मास। इतना मास, ये है वो मास। mgh हाइट से ऊपर उठे हैं, कितना उठे हैं ऊपर सर? x ऊपर चले गए हैं आप, ये लो x ऊपर चले गए हैं। ये मैंने क्या लिखा है बेटे? ये मैंने लिखा है mgh। यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हुआ है। ठीक है ना? क्लियर क्लियर क्लियर। चलो लिखो, इसको क्या लिखा जा सकता है? x एक तरफ ले जाओ, कितना हो जाएगा? a रो g टाइम्स x स्क्वायर। ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, मिल गई टोटल एनर्जी। अब इसको थोड़े से जाने पहचाने वाले फॉर्मेट में ब्रेक कर लें क्या? सर हमें आदत है टोटल एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ एस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में देखने की, तो इसको हाफ एस एक्स स्क्वायर देख लें क्या? मैं यहां पर हाफ कर दूं 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात? अब दिख रहा है हमको हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एस एक्स स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट एस डिवाइड बाई एम, 2a रो जी डिवाइड बाई एल ए रो। कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं बेटे, रो ए कैंसिल, क्या बचा? ओमेगा एन की वैल्यू अंडर रूट 2g डिवाइड बाई एल आ रही है। देखो कैसे भी सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी, जो तुमको समझ में आए यहां पर या एग्जाम में जो चीज क्लिक कर जाए सॉल्व वहीं से कर लेना है। जो भी करिए सही तरीके से लगाइए। लिक्विड कॉलम्स की बातें करते हैं, कैसे करते हैं समझ में आ रहा है? आप फोर्स समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो करके देख लीजिए, पूरी बॉडी डायग्राम बना करके, वो भी दिखा दिया मैंने आपको। एनर्जी मेथड इस्तेमाल करना है वो कर लीजिए, सही से लिख दीजिएगा। मास कितना v वेलोसिटी से घूम रहा है? पूरा का पूरा मास, ये जो पूरा मास दिखाई पड़ रहा है ना, ये पूरा मास, ये पूरा मास, दिस एंटायर मास, ये पूरा का पूरा मास जब v वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये पूरा घूम रहा है v वेलोसिटी से, समझ रहे हैं? तो वो मैंने लिखा है हाफ दिस एम वी स्क्वायर। और mgh
कितना मास ऊपर उठ के गया है सर? मास ऊपर उठ के तो सिर्फ यही वाला गया है ना, पहले जो मास यहां रखा हुआ था लिक्विड का, यही तो ऊपर उठ के गया है, और इसी की वजह से आप बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई होगी। दैट पोटेंशियल एनर्जी यू हैव रिटन mgh। m कितना रखना है? x a रो, दैट्स इट। यहां पर छोटा सा कैच था जो बच्चे समझ गए हैं बड़े आराम से। अब लिक्विड का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, लिक्विड में कोई सॉलिड बॉडी वाइब्रेट कर रही हो या लिक्विड खुद वाइब्रेट कर रहा हो, बड़े आराम से अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शंस पहले मैं बता चुका हूं, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। ये क्वेश्चन नहीं था, ये एक अपने आप में कॉन्सेप्ट था जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी अबाउट वर्टिकल पोजीशन इफ साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। मतलब तुमसे बोल रहे हैं कि थीटा की बहुत छोटी छोटी वैल्यूज के लिए, छोटे ऑसिलेशंस के लिए बातें कर रहे हैं। साइन थीटा थीटा के बराबर है, इसका मतलब छोटे ऑसिलेशंस की बातें कर रहे हैं। m1 5 kg दे रखा है, m2 6 kg, मतलब ऊपर ये m1 लगा हुआ है यहां पर, ये m2 नीचे 6 kg लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या दे रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तुमसे कह रहे हैं कि ये एक सिस्टम है बेटा, एक रॉड है जिसको इन्होंने एल डिस्टेंस यानी कि मिड पॉइंट पे हिंज कर रखा है। ये मिड पॉइंट पे मैंने इसको हिंज कर रखा है। ऊपर एक मास लगा हुआ है, नीचे भी एक मास लगा हुआ है। मासेस आपको दे रखे हैं कितने हैं बेटा? m1 m2। इसको m1 बोल रहे हैं, m1 की वैल्यू कितनी बेटे? 5 kg और m2 6 kg है। देख लें, ये ऊपर m1 है ना, हाँ ये 5 kg है बेटा m1, और ये जो m2 लगा हुआ है दिस इज 6 kg। उल्टा हो भी नहीं सकता था, मतलब 6 kg ऊपर कर दोगे 5 kg नीचे कर दोगे तो जैसे ही इसको मौका मिलेगा हैवी चीज नीचे आ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हैवी वाला मास नीचे रहेगा। मतलब मैं उल्टा करके छोड़ भी दूं इसको ना, डिस्टर्ब करोगे तो ये वापस अपनी इस पोजीशन में आ जाएगा। एंड नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन समझ में आ रही है आपको? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कि सर ये हमेशा हमको ऐसी पोजीशन में दिखाई पड़ना चाहता है, हैवी वेट नीचे, इस तरीके से हैवी वेट नीचे दिखाई पड़ना चाहता है और ये वर्टिकल पोजीशन में रहना चाहता है। अब अगर मैं इस सिस्टम को छोटे ऑसिलेशंस के लिए डिस्टर्ब करूं और छोड़ दूं तो ये हैवी वेट नीचे 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 ऑसिलेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, पूरी की पूरी रॉड घूमती हुई दिखाई पड़ रही होगी। टॉर्क मेथड अप्लाई करेंगे यहां पर, कैसे सर? जनरल टाइम टी पर जब हमने देखा तो ये रॉड हमको घूमती हुई नजर आ रही है अपनी मेन पोजीशन से कुछ इस तरीके से, थीटा एंगल पे ये मूव करती हुई दिखाई पड़ रही थी। दिस इज थीटा एंगल पे ओमेगा वेलोसिटी से अल्फा एक्सेलरेशन से और आगे मूव कर रही थी, जाती हुई दिख रही थी। लगाइए जो भी चीजें लग सकती हैं। वर्टिकल पोजीशन में वेट के इफेक्ट आपको कंसीडर करने हैं, वेट के इफेक्ट थोड़े ध्यान से कंसीडर करना। सर ये m2 वेट, m2 मास की वजह से जो वेट होगा वो नीचे लग रहा है, दिस इज m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वजह से टॉर्क मेथड यहां से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं। यहां से m2g की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कैसा आएगा? वो आएगा क्लॉकवाइज। कितना? दिस वेट मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है बेटे? सर ये लेंथ आपको l दे रखी है बेटे, तो ये डिस्टेंस है l थीटा है। टॉर्क कितना नजर आ रहा है? टॉर्क नजर आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वेट m2g इनटू l थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू लिख दें यहां पर, क्या कितनी है बेटा? ये m2g, m2 कितना है? 6 kg, 6gl टाइम्स थीटा। ऊपर एक वेट है सर, इसकी वजह से टॉर्क क्या नजर आ रहा होगा सर? इसका वेट तो इधर लग रहा है ना, m2 टाइम्स g। इस पॉइंट के अबाउट वेट कैसा नजर आ रहा है सर? ये तो ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपको नजर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बनाओ बेटा। ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, कितना हो जाएगा? m1g टाइम्स ये भी एल थीटा ही है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल थीटा से, एल थीटा से मल्टीप्लाई करो, एल थीटा से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू डालो जरा। m1 की वैल्यू कितनी है बेटे? 5g एल थीटा हो गया। वेट की वजह से जो टॉर्क आ सकते थे आपने लिख दिए हैं। अब क्या करना है? और तो कुछ है नहीं यहां पर, बुलाओ भैया डीएलएमबट भाई। डीएलएमबट भैया आएंगे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर थीटा से ओमेगा से अल्फा से जा रहे थे, तो एल्फ इनर्शिया टॉर्क आई थीटा डॉट डॉट अप्लाई करेंगे, सब कुछ जीरो हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? आई थीटा डॉट डॉट प्लस प्लस आई थीटा डॉट डॉट इधर है
प्लस ये वाली चीजें, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लस का 6gl थीटा माइनस का 5gl थीटा कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0 करिए, कितना आएगा बेटा, ये 6gl माइनस 5gl कितना बचा, gl थीटा। और इनर्शिया कितना है बेटे, इनर्शिया का ध्यान रहे, यहां से खड़े होकर के देखो, एल डिस्टेंस पे एक मास है, एल डिस्टेंस पे एक और मास है, इस मास का एल डिस्टेंस पे मास m2 है तो कितना हो जाएगा m2l², और ये क्या है m1 एल डिस्टेंस पे तो m1l², ऐड कर दीजिए दोनों, आई कितना हो जाएगा बेटा, दिस आई इज इक्वल टू m1l² प्लस का m2l², m2l² मतलब 6l² प्लस 5l² कितना हो जाएगा 11, 11l², थीटा डॉट डॉट, दैट्स इट, थीटा डॉट डॉट प्लस ये एल से एल कुछ तो कैंसिल, एल हमने स्मॉल बना दिया क्या सर, ये l² ऐसे लिख दो, है ना, ये l से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा g/11l टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 0, यही तो है ओमेगा n बेटा, ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट g डिवाइड बाई 11l, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, g/11l, डी दिल्ली इज करेक्ट, g/11 ऑप्शन डी दिल्ली इज करेक्ट। समझ में आ गया सब लोगों को, आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है बेटा, डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है और मेरे ख्याल से बच्चे समझ भी पा रहे होंगे। ये एक रॉड दे रखी जो इस पॉइंट पे हिंज्ड है, फिक्स नहीं है, हिंज्ड है बेटा, ये यहां पर हिंज कर रखा है, समझ रहे हैं मेरी बात, इस तरीके का डायग्राम दिया होना चाहिए आपको, दिस इज अ लिटिल मिस्टेक, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। A system is shown in the following figure. The bar AB is assumed to be rigid and weightless. The natural frequency of the vibration of the system is given by what? रिजिड रॉड को यहां फिक्स कर दोगे, अगर फिक्स सच्ची में फिक्स कर रखा है, ये गलत है मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये यहां पर हिंज कर रखा है, बट अगर यहां सच में फिक्स किया होता तो भैया रॉड तो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो वाइब्रेशन तो सिर्फ इसकी वजह से होंगे ना, फिर तो आंसर आ जाता बड़े प्यार से अंडर रूट K2/m, दैट्स इट। फिर तो ये फिक्स्ड है, आगे रिजिड रॉड लगी हुई है तो ये भी फिक्स ही हो गई, इसके आगे स्प्रिंग लगी है, ये मास है, तो अंडर रूट S/m कर देते, क्योंकि बाकी तो रिजिड है सब कुछ। लेकिन ये वो वाला सिचुएशन नहीं है, यहां पर आपसे कह रहा है कि ये हिंज कर रखा है, हिंज कर रखा है, ठीक है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, एक और स्प्रिंग लगी हुई है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपसे क्या बताया था बेटा, आप यूज करते हो रेले मेथड, रेले मेथड। और रेले मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, आप सबसे पहले बोलोगे कि भाई सुनो, आप बोलोगे ये एक रॉड लगी हुई है, रिजिड रॉड है, ठीक है, इसके एंड पे मास यहां होता तो क्या होता, इस पॉइंट पे मैं यहां पर मास कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, ऊपर सपोर्ट में मैंने एक स्प्रिंग लगा रखी है, इसको इन्होंने K1 बोला है, मैं आदत है S1 बोलने की तो मैं S1 बोल दूंगा इसको, S1 स्प्रिंग है, ये मास लगा हुआ है, आप इस स्प्रिंग की वजह से यहां पर डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए कितने आ रहे होंगे। डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा आप लोग एक एक स्प्रिंग हटाइए, पहले मैं इसकी वजह से यहां इफेक्ट देख लूंगा, फिर उसके बाद एक नई स्प्रिंग ही तो ऐड करनी है, तो ये चीज हमने क्लास में की है बेटा। इक्विलिब्रियम पोजीशन आते आते ये रॉड मुझे कहीं यहां नजर आ रही होगी, समझ रहे हैं, फ्रॉम हेयर टिल दिस पॉइंट, इसी को तो आप बोलते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन बेटा, यही तो है आपके स्टैटिक डिफ्लेक्शन मास के जो आपको निकालने हैं, निकाल लो। क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग सपोज ये कुछ तो डेल्टा अमाउंट से डिफ्लेक्ट हुई है, S1 स्प्रिंग की वजह से यहां पर ये Δ1 डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, दिस इज Δ1 डिफ्लेक्शन, कैन आई राइट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अबाउट दिस पॉइंट स्प्रिंग के टॉर्क और वेट के टॉर्क बैलेंस हो गए होंगे, कैन आई राइट mg मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस, टोटल L दे रखी है और ये डिस्टेंस A दे रखी है बेटा, आपको ये डिस्टेंस दे रखी है,
mg इंटू एल विल बी बैलेंस्ड बाई S1 डेल्टा वन, दिस इज स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ए, बैलेंस हो गया होगा। तो यहां से आप डेल्टा वन निकाल लेंगे। डेल्टा वन कितना आता है बेटा? mg डिवाइड बाई S1 L डिवाइड बाई ए, इस तरीके से ये आ गया डेल्टा वन। डेल्टा वन तो ये है, मुझे मास का डिफ्लेक्शन निकालना है। मास का डिफ्लेक्शन कितना होगा? फ्रॉम दिस ट्राइंगल खेल जाइए, ये ट्राइंगल और ये जो छोटू ट्राइंगल आपको अंदर नजर आ रहा है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है बेटा, साइड्स के रेशियो सेम होंगे। कैन आई राइट दिस डेल्टा, डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा वन, डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा वन इज सेम एज एल डिवाइड बाई ए, एल डिवाइड बाई ए, साइड्स के रेशियो सेम है। यहां से मैं डेल्टा की वैल्यू निकालूंगा। डेल्टा कितना आ जाएगा? डेल्टा वन टाइम्स समथिंग एल बाई ए। डेल्टा वन कितना है बेटा? mg डिवाइड बाई S1 L बाई ए, पहले भी था, बाद में आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो L बाई ए स्क्वायर हो गया। ये क्या निकल के आया है? इस स्प्रिंग की वजह से मास का डिफ्लेक्शन कितना है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में एक और स्प्रिंग लगी हुई है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तुमसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको कि सर एक स्प्रिंग तो ये लगी है S1 स्टिफनेस वाली ए डिस्टेंस पे, और यहां भी मैंने एक और स्प्रिंग कनेक्ट कर दी है। ऑब्वियस सी बात है, अब क्या होगा सर? कुछ नहीं, मालूम है हमको इस स्प्रिंग की वजह से कितना डिफ्लेक्शन होने हैं, वो तो हमको मालूम ही है, ये तो हमको मालूम है। और ये जो स्प्रिंग लगी इसकी वजह से कुछ और एडिशनल डिफ्लेक्शन आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात, कैन आई राइट? अब जो डेल्टा टोटल दिखाई पड़ेंगे आपको वो क्या हो जाएंगे बेटा? पहले से जो डेल्टा आए हैं वो स्प्रिंग S1 की वजह से यहां पर जो डिफ्लेक्शन आए हैं डेल्टा वन, प्लस S2 स्प्रिंग की वजह से कुछ और डिफ्लेक्शन आएंगे, जिसको आप लोग बोल रहे हैं mg वेट ही तो एक्ट कर रहा है, mg वेट डिवाइड बाई S2, दैट्स इट। रखो डेल्टा वन की वैल्यू क्या रखेंगे हम? ये mg बाई S1 L बाई ए स्क्वायर प्लस का mg बाई S2, ये हो गया डेल्टा टोटल। एक बार डेल्टा टोटल पता चल गया, जस्ट पुट डाउन दिस वैल्यू इन योर फॉर्मूला। मस्त सा फॉर्मूला होता है एक तुम्हारे पास। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई डेल्टा टोटल। मास का डेल्टा निकालना है आपको, निकाल लीजिए, रखिए वैल्यू। ओमेगा n कितना हो जाएगा? जी डिवाइड बाई डेल्टा की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा आप? बहुत बड़ा सा वैल्यू आ रहा है, mg कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर? mg कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा, हाँ mg कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/S1 प्लस 1/S2, और ये L बाई ए स्क्वायर भी है। 1/S1 L बाई ए स्क्वायर प्लस 1/S2, यही तो दिखाई पड़ रहा है। अंडर रूट के अंदर ये सारी चीजें नजर आ रही हैं आपको, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी बेटे। ये जी से जी हो गया कैंसिल, नीचे वाली चीजों को थोड़ा सा रीअरेंज। आंसर आ चुका है, अब देख लीजिए कि आपको क्या दी हुई हैं चीजें। हमें जो आंसर्स मिल रहे हैं वो थोड़े से S1, अच्छा 1/2 पाई के टर्म्स में मिल रहे हैं, इसका मतलब हार्ड वाली बातें कर रहे हैं ये, वो तो हम लगा देंगे। अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है? जैसा हम देख रहे हैं 1/S1 प्लस 1/S2 के टर्म्स में तो नहीं है, ये S1 S2 ऊपर भी ले गए हैं। अच्छा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लो बेटा इसको, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1/S1 प्लस 1/S2 इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? S1 इधर गया, S2 इधर गया, S2 ये ऊपर मैंने L बाई ए अंडर रूट 1 नीचे मास m दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये L बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई S1 है प्लस 1/S2 है। ऐसा कुछ नजर आ रहा है बेटा आपको? रीअरेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। और S2 S1 S1 S2 नीचे, S1 S2 ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा? ओमेगा n कम्स आउट टू बी, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो S1 S2 ऊपर नजर आ रहा है हमको, डिवाइड बाई नीचे क्या नजर आएगा बेटा? मास विद इन ब्रैकेट S2 टाइम्स L बाई ए स्क्वायर प्लस इधर S1 दिखाई पड़ रहा है, और डिवाइडेड बाई S1 S2 जो था वो ऊपर चला गया है आपका, ठीक है।
आंसर्स जो आपको दिए हैं वो और भी थोड़े से रीअरेंज करके दे रखे हैं शायद। अब देखो, ऊपर S1 S2 दिखाई पड़ रहा है हमको, ऊपर S1 S2 दिखाई पड़ रहा है, ऊपर S1 S2 दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कुछ। ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है। ऊपर K1 प्लस K2 है, ये भी गलत दिखाई पड़ रहा है सर, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऐसा कुछ। ऊपर S1 S2, ऊपर S1 S2 है, लेकिन सर यहाँ नीचे सीधे सीधे K1 प्लस K2 कर रखा है, ये भी सही नहीं है। सही ये नजर आ रहा है S2 प्लस A बाई एल स्क्वायर, और ऊपर A बाई एल स्क्वायर, हमने L बाई ए स्क्वायर लिखा है ना, तो ये भी उसको भी रीअरेंज किया है उन्होंने थोड़ा सा। नीचे L बाई ए स्क्वायर है, आप एक काम कर लो, L बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो और ये ऊपर चला जाएगा। या ऐसे बोल लो कि मैं ऊपर और नीचे A बाई एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ओमेगा एन कितना हो जाएगा, अंडर रूट S1 S2 A बाई एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा मैंने ऊपर, और नीचे भी ले जाएंगे कितना हो जाएगा, मास A बाई एल से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो हो जाएगा ये S2, अंदर बचा ये हो गया 1 कैंसिल होकर के, प्लस S1 टाइम्स A बाई एल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। दिस इज द आंसर, ये जो आपसे पूछ रहे हैं ये आंसर है बेटा। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन ए सीम्स टू बी करेक्ट। जो आंसर्स आए हैं वो F इज इक्वल टू 1/2 बाई समथिंग दिखाई पड़ रहे हैं। हर्ट्ज में पूछी है बातें, ये आंसर्स हर्ट्ज में आ रहे होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा, सिंपल सी बात, टफ नहीं है, घुमाया ज्यादा है। अगले इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में दे आर आस्किंग द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ डैम्प्ड विस्कस वाइब्रेशन इज गिवन समथिंग लाइक दिस। डैम्पिंग फैक्टर बताओ कितना होगा, डैम्पिंग फैक्टर बताओ कितना होगा। बेटा इक्वेशन दिख रही है तुमको, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, 3 से डिवाइड कर दें पूरे में, तो क्या हो जाएगा, यही तो होता है मास, एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं m से डिवाइड कर दूं, क्या बचेगा, क्या सिंपल सी बात, क्या लिख सकते हैं इसको, 3x डबल डॉट, अगले पेज में लिख लेते हैं कहीं पर बेटा, यहाँ खिचड़ी नहीं पकाते। 3x डबल डॉट प्लस 9x डॉट प्लस 27x इज इक्वल टू 0। जीटा पूछ रहे हैं आपसे, जीटा क्या होता है लिख दें हम यहाँ पर। सर जीटा की वैल्यू आप निकालते हो, याद है C बाई एम को हम लोग 2 जीटा ओमेगा एन बोलते थे। जीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा एन और 2 नीचे आएंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो जीटा की वैल्यू आपको नजर आ रही थी C/2 अंडर रूट SM, सब कुछ दिया हुआ है, कंपेयर कर लो। ये मास है, ये C है, mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 0, सारी वैल्यूज पता है और रखो वैल्यू। जीटा कितना हो जाएगा, C की वैल्यू कितनी है बेटे 9 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट S कितना है बेटा 27 इनटू मास M कितना है 3, 3 सॉल्व करिए कितना आता है। ये नीचे है 27 81, 81 मतलब 9 बाहर आएगा, ये 9 बाहर आया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, बचा 1/2, 1/2 क्या मतलब होता है 0.5। बड़ा ही तो आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 0.5, इसमें क्या दिक्कत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, थोड़ी सी चीजें याद है तो आंसर निकाले जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं आपसे, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम कर्व ऑफ डैम्ड फ्री वाइब्रेशन इज शोन इन द फिगर। कर्व्ड, कर्व लेबल्ड एज ए इज व्हाट, यहां पर जिस कर्व को ये लेबल ए करना है, मतलब ये वाला कर्व है ना, ये जो ये कर्व, इसको इन्होंने बोला है कि ये कर्व ए है। ये कैसा कर्व होगा यार, ये तो सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व दिखाई पड़ रहा है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है, फॉर्मूला हमें मालूम है ई रेशो दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये वो वाला कर्व है बेटा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है यहां पर, ठीक है। अगले इस क्वेश्चन में क्या बातें हो रही हैं आपसे, इन स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम
द एम्पलीट्यूड डिकेज टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इन 6 कंप्लीट साइकिल्स, द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ऑफ द सिस्टम बताओ कितना होगा बेटा। क्या दिया हुआ है? द एम्पलीट्यूड डिकेज टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इन 6 कंप्लीट ऑसिलेशंस, मतलब पहले अगर वो एक्स नॉट था जो भी, तो 6 कंप्लीट साइकिल्स के बाद आपको क्या नजर आ रहा होगा पहले तो मुझे ये बताओ। स्टार्टिंग में एक्स नॉट होता है, एक साइकिल के बाद एक्स 1 आता है, दूसरी साइकिल के बाद x2, तीसरी साइकिल के बाद x3, तो छठवीं साइकिल के बाद x6 नजर आएगा। तो आपको ये x0/x6 देने की कोशिश कर रहे हैं, ये वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है? तुमसे कह रहे हैं एम्पलीट्यूड डिकेज टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इन 6 कंप्लीट साइकिल, मतलब पहले जो भी था ये हाफ बचा होगा। तो x0/x6, ये अगर 1 था तो ये 1/2 बचा होगा। तो x0/x6 की वैल्यू आपको दे रखी है 2। समझ गए? ये वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज गिवन एज 2। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके की सिचुएशंस को, हमें मालूम है बड़े प्यार से। x0/x6 को हम लिख सकते हैं x0/x1, ये हमको मालूम है e रेशियो पावर डेल्टा होता है डिक्रीमेंट रेशियो। x0/x1 इंटू x1/x2 इंटू x2/x3 इंटू x3/x4 इंटू x4/x5 इंटू x5/x6, ऐसे तो लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज गिवन एज 2। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये वैल्यू, दिस वैल्यू ई रेशो दी पावर डेल्टा, ई रेशो पावर डेल्टा, ई रेशो पावर डेल्टा कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ई रेशो दी पावर 6 टाइम्स डेल्टा, ये वैल्यू दे रखी है 2। तुमसे क्या पूछ रहा है बेटे? तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ऑफ द सिस्टम बताओ। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट किसे कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा ही तो पूछ रहा है, निकाल लो निकाल लो निकाल लो निकाल लो, बोथ साइड लॉग ले लो। 6 टाइम्स डेल्टा विल बी इक्वल टू लॉग नेचुरल लॉग 2। तो डेल्टा की वैल्यू पूछी है, निकाल लो 1/6 नेचुरल लॉग 2। कैलकुलेटर से देखिए कितना आंसर आ रहा है। लॉग 2 जो भी आया डिवाइड बाई 6 कर लीजिए, 0.115। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.1155। कौन सा ऑप्शन सही दिखाई पड़ रहा है बेटा आपको? 0.1155, मतलब नियरेस्ट आंसर ऑप्शन ए दिखाई पड़ रहा है। सिंपल सी बात, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट पूछा है, निकाल लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्प्रिंग मास सिस्टम हैज नेचुरल फ्रीक्वेंसी 5 रेडियन पर सेकेंड, डैम्पिंग इज 30% ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग, इट्स डैम्पिंग इज 30% ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग। क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब डैम्पिंग जो हमने यूज की है वो क्रिटिकल का 30% है, मतलब जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट रहा होगा वो क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट का 30% रहा होगा। एंड दिस इज द वे टू गिव यू जीटा। जीटा दे रखा है। स्प्रिंग मास सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी 5 रेडियन पर सेकंड दे रखी है, ओमेगा एन दिया हुआ है कितना 5 रेडियन पर सेकंड। जीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 0.3। सीधे सीधे मतलब ये जो दिया हुआ है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपसे कह रहे हैं कि जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट आप यूज कर रहे हैं दैट इज 30%, यानी कि 0.3 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, और यही तो होता है जीटा, यही तो होता है जीटा। तो जीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 0.3। द रेशियो ऑफ 2 सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स बताओ कितना होगा। रेशियो ऑफ 2 सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स बताओ कितना होगा। 2 सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का मतलब x0/x1 की अगर मैं बात करूं, ये पूछ रहे हैं, जिसकी वैल्यू होती है e रेशियो टू द पावर डेल्टा। डेल्टा क्या था? जीटा ओमेगा एन टी डी, यही तो होती थी वैल्यू। ये पूछ रहे हैं आपसे, सब कुछ दिया हुआ है, ये वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं क्या? जीटा पता है, ओमेगा एन पता है, टीडी निकाल लो। और इनफैक्ट मेहनत करने की जरूरत ही क्यों है? ये वैल्यू पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी वैल्यू आप जीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? हमने लिखी थी, याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को भी। जीटा ओमेगा एन टीडी को, जिसको हम लोग डेल्टा बोलते थे, डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? जीटा ओमेगा एन, टीडी को आप लिखते हो 2 पाई/ओमेगा डी, क्योंकि ओमेगा डी होता है
2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, तो टी कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा डी, 2 पाई बाई ओमेगा डी। और ओमेगा डी को क्या लिखते हैं हम लोग, ओमेगा एन टाइम्स अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल, क्या बचेगा, डेल्टा की वैल्यू आती है 2 पाई जीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। जीटा की वैल्यू पता है, डेल्टा की वैल्यू पता चल गई, कोई बच्चा बताएगा जरा क्या वैल्यू आती है, 2 पाई जीटा कितना है बेटे 0.3 समथिंग डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है 1 - 0.3 का स्क्वायर 1.97। डेल्टा की वैल्यू आ रही है 1.9759। एक बार और क्रॉस चेक कर लें, 1 - 0.3 का स्क्वायर किया, अंडर रूट ले लिया, 2 पाई × 0.3 डिवाइड बाई आंसर कर दिया 1.97। अच्छा जल्दबाजी में आंसर मत बोल देना, कुछ बच्चे इसी को आंसर बोल देते हैं। 1.97 देखा तो यहाँ भी 1.97 देखा, खुश हो गए। तुमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स पूछ रहे हैं तुमसे, डेल्टा नहीं पूछा है तुमसे, ई रेश टू द पावर डेल्टा पूछा है। ई रेश टू द पावर करो, इसको कितना आता है, ई रेश टू द पावर आंसर, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 7.21। ई रेश टू द पावर 1.9759, ये वैल्यू आ रही है 7.21 समथिंग, 7.21। ये ऑप्शन ए है। काफी सारे बच्चे इसको टिक करके आ गए होंगे, इधर ये सही लग रहा है। अबे ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है, तुमसे डिक्रीमेंट रेशियो पूछ रहा है ना, टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स का रेशियो, डिक्रीमेंट रेशियो पूछ रहा है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट नहीं। एग्जाम में भी ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां आप लोग करके आएंगे, आता सब कुछ है बट गलत कर देंगे, फिर भी ध्यान रहे। अगले इस क्वेश्चन में आपसे क्या बातें हो रही हैं, फॉर इफेक्टिव वाइब्रेशन आइसोलेशन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन ऑफ द सिस्टम मस्ट बी, क्या होनी चाहिए, डायग्राम याद आ रहा होगा आप लोगों को, डायग्राम क्या बनाए थे बेटा हम लोगों ने, इफेक्टिव आइसोलेशन जोन कहां होता है सर, यहां पर अगर आप ट्रांसमिसिबिलिटी शो करेंगे, यहां पर ओमेगा बाई ओमेगा एन शो करेंगे, क्या नजर आ रहा था, ग्राफ्स में आप देखेंगे तो ये पता चलेगा अंडर रूट 2 के बाद तब मजा आना आप लोगों को स्टार्ट हुआ है। ये 1 है, ये अंडर रूट 2 वाली वैल्यू है, ये 1 है। ग्राफ्स कोई भी ग्राफ हो, सारे के सारे ग्राफ कैसे नजर आ रहे थे बेटा आपको, सर ग्राफ स्टार्ट ये हो रहे थे अंडर रूट 2 पर, फिर से इनकी वैल्यू 1 हो रही थी, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहे थे, जीटा की वैल्यू 0.6, जीटा की वैल्यू 0 करेंगे तो ये वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है कुछ, ये ऊपर से घूम के आएगा, फिर से इसको 1 होना है यहाँ पर, एंड ये जीटा की वैल्यू 0 के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है। दिख रहा है सारे के सारे जो कर्व हैं वो अंडर रूट 2 के बाद <1 पहुंच रहे हैं, <1 पहुंच रहे हैं, और इसी को तो इफेक्टिव आइसोलेशन जोन बोलते हैं बेटा आप लोग। इफेक्टिव आइसोलेशन जोन है ना, अंडर, कुल मिलाकर के आपका जो ओमेगा बाई ओमेगा एन है ये मोर देन अंडर रूट 2 होना चाहिए, यानी कि चेक कर लीजिए अब क्या ऑप्शन दे रखे हैं, तुमसे कह रहे हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी हाउ मच, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, ये अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा एन शुड बी लेस देन ओमेगा बाई रूट 2, इससे कम ही होना चाहिए। 1/√2 लगभग कितना होता है 0.7, यानी कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना वो 0.7 टाइम्स जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना वो लेस देन 0.7 टाइम्स ऑफ ओमेगा से होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका सिस्टम रन कर रहा है 0.7 टाइम से भी कम उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, तब मैं बोलूंगा कि आप इफेक्टिव आइसोलेशन जोन में पहुंच चुके हैं। चेक कर लो, यहां से चेक कर लो,
ओमेगा एन ऑफ द सिस्टम कितना होना चाहिए ये पूछ रहे हैं, इसका ध्यान रहे। सर कोई कह रहा है कि ओमेगा एन की वैल्यू ओमेगा हो जाए, गलत आंसर है। ओमेगा एन की वैल्यू ओमेगा पर इफेक्टिव आइसोलेशन जोन थोड़ी है। कोई कह रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स ओमेगा हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा हो, ओमेगा एन इज 4, ये 1/4 हो जाए आंसर। अरे 1/4 नहीं चाहिए बेटा हमको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/4 होनी चाहिए कह रहे हैं। ओमेगा एन ऑफ द सिस्टम मस्ट बी हाउ मच, ये आंसर सही दिख रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा/4 होगी तो काम चल जाएगा, क्योंकि ओमेगा/4 कितना होता है, ओमेगा/4 सर पॉइंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 0.7 ओमेगा से भी कम होनी चाहिए। ये कह रहे हैं 4 ओमेगा, पागल हो क्या, 4 ओमेगा थोड़ी हो सकता है, 10 ओमेगा थोड़ी हो सकता है। ओमेगा/4 ये है 0.25 ओमेगा, है ना, 0.7 से कम कुछ भी हो चलेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा, क्या सही दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है ना, आगे बढ़े, इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। लिस्ट 1 में आपको कुछ चीजें दे रखी हैं, लिस्ट 2 में कुछ चीजें दे रखी हैं, और ये ऑप्शंस दे रखे हैं। यहां पर फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी शो कर रहे हैं, और यहां पर शो कर रहे हैं ओमेगा/ओमेगा की वैल्यू √2 से ज्यादा है, इक्वल है, लेस है, ज्यादा है, सारी बातें। करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं बेटा। तुमसे कह रहे हैं ट्रांसमिसिबिलिटी 1 होगी कब, सर ट्रांसमिसिबिलिटी होती है 1 जिस समय ओमेगा/ओमेगा n √2 के बराबर होता है। ए के साथ में जाएगा 2, ए के साथ में जाएगा 2, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ट्रांसमिसिबिलिटी लेस देन 1 होती है जब ओमेगा/ओमेगा n √2 से ज्यादा होता है। तो बी के साथ जाएगा 1, बी के साथ 1 दिख रहा है। ट्रांसमिसिबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है जब आप √2 से कम पे बातें करते हो, सी के साथ में 4 आएगा, सी के साथ में 4 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ई सही दिखाई पड़ रहा है हमको। और लास्ट वाला भी देख ही लेते हैं, लास्ट वाले में क्या कह रहे हैं बेटा, ये लास्ट वाले में कह रहे हैं कि ट्रांसमिसिबिलिटी टेंड्स टू 0 जब ओमेगा/ओमेगा n √2 से बहुत ज्यादा, वेरी वेरी लार्ज हो जाता है। ये सर 10 to 0 ना, घटते घटते 0 की तरफ बढ़ रहा है, सारे के सारे ग्राफ टेंडिंग टू 0 ही तो हो रहे हैं, है ना। डी के साथ में 3 दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा। ग्राफ दिमाग में अगर आपके है तो बड़े आसानी से आंसर्स किए जा सकते हैं यहां पर। आगे बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन, if omega/omega n is √2, where omega is the frequency of excitation and omega n is the natural frequency of the vibration, then transmissibility of vibration will be how much? बच्चे बच्चे को पता है सर, जब at omega/omega n is equal to √2, ट्रांसमिसिबिलिटी 1 होती है फॉर ऑल जीटा। जीटा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसमिसिबिलिटी 1 होगी ही होगी, यानी कि ऑप्शन बी बॉम्बे इज करेक्ट। बड़ा ही आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू बेटा।